ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दोनों को देने झूठा नेता हैं। एक कटी मेमोरियल में रैली करके समाज को अक्षर दिला रहा था और एक अपना पार्टी बना के पूर्वांचल राज्य अक्षर दिला रहे थे। ये दोनों लोग मिले जुले चट्टा बट्टा हैं, है ना। एक ही थाल के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये सामने से एक दूसरे को नकली असली करते हैं, अंदर ये सब अंदर खाने में एक हैं। ये लोग समाज को बेचने के लिए पैदा हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ हम अगर प्रस्ताव भेजेंगे तो कोर्ट में और जो संसद में जाएगा वो तो पास तो हो ही जाएगा। के भी क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, आज भी जो है राजभर समुदाय की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उनके पास रोजगार नहीं है। इस तरह की आप लोग तो समस्या उठाते नहीं हैं। आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार अगर वो शिक्षा के से वंचित हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वे खुद सही तरीके से रह नहीं पाते, इसकी आवाज़ तो आप लोग उठा नहीं रहे, बस गुमराह कर रहे हैं कि 40 साल तक वो लड़े और नेता बन गए, हम भी 20 साल लड़ेंगे, हम भी नेता बन जाएंगे, विधायक सांसद बन के हम भी कहेंगे आप अब तुम पीछे पीछे आते रहो, झंडा फहराते रहो, हम आगे के नेतृत्व करते रहे तुम लोग को। विधानसभा से 96 में मैं चुनाव लड़ा था, बहुत थोड़ा सा वोट से चुनाव हारा था। मैं अपना दल से प्रत्याशी था। और सेकंड जो है, दूसरा जो है सैदपुर के नाम से जो आज अजगरा विधानसभा के नाम से जाना जाता है, 2004 में बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें भी डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने मुझे प्रत्याशी बनाया था उपचुनाव। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी सर्किट हाउस में है। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं कि जागो राजभर जागो के संगठन के यहाँ पे सचिव जी हमारे साथ हैं। आज बातचीत करते हैं कि आखिरकार जागो राजभर जागो कहाँ तक राजभरों को अनुसूचित जनजाति में लाने का प्रयास इनका कहाँ तक कामयाब हो चुका है। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। अभी सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। जी बताइए कि अभी आप लोग राजभरों की को जो है कि न्याय दिलाने के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण उनको मिलना भी न्याय है, तो उनके लिए आप कहाँ तक प्रयास किए हैं? अभी हाई कोर्ट में आप लोग का मामला है अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का राजभरों को, तो अभी कहाँ तक इसका फैसला पहुँच चुका है कोर्ट में? देखिए, फैसला क्या है, हम लोग गए हैं कि हमारा प्रस्ताव गलत जाता रहा 3 बार से। हमारा प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति में जाना चाहिए, जबकि 3 बार हमारा प्रस्ताव अनुसूचित जाति में चला गया, जिसके वजह से हमारा 3 बार खारिज हो गया। हम उसी को लेकर कि हमारा प्रस्ताव सही जाए, अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव जाए, उसी को लेकर हम हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि सरकार इस पे 2 महीने में निर्णय ले, लेकिन सरकार 2 महीने निर्णय न लेते हुए 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन दिए, कोर्ट ने दिया कि सरकार इस पे निर्णय ले। तो सरकार अपना उसमें जो गति थी, धीमी गति थी, देखे हम लोग कार्रवाई नहीं हो तो हम लोगों ने कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट होने के बाद सरकार को फटकार लगी कि इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब हाँ, इस कोर्ट के आर्डर का जो निर्देश है उसका अवहेलना हुआ। तो उसी में हम जब हुआ तो करने के बाद सरकार उस पर कार्रवाई की, तो उसमें 17 जिलों का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद रिपोर्टिंग करना था, तो हमारा ये मार्च में ही सर्वे पूरा हो गया है। 14 जुलाई को कोर्ट में जाकर ये लोग अपना फाइलिंग कर दिए हैं कि 17 जिले का सर्वे हो गया, अब हमको लेखनी का समय दिया जाए। कौन कौन लोग फाइल किए हैं? वो समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। अभी देखते हैं कि लगातार ओम प्रकाश राजभर का गृह मंत्री से मिलना, जेपी नड्डा से मिलना, अमित शाह से मिलना, लगातार तरह तरह के तस्वीरें वायरल होती हैं। वो लगातार कहते हैं कि अपने समुदाय के लोगों से, कि विशेष समुदाय के, अपने विशेष समुदाय के लोगों से कि हम जो है कि आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग जल्द ही जल्द कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति में शामिल होने वाले हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि वो जाते हैं तो उल्टा सीधा हो जाता है। कि क्या मामला है, कौन कर रहा है इस मामले में? देखिए, सरकार में जो कह रहे हैं कि वो जाते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हमारा मामला कोर्ट में है तो उनकी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि जिस आदमी के बातों का वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं बातों का है, कि कब कौन सा उलूल जुलूल बयान दे देंगे, तो वो आरक्षण की बात करने जाते हैं। अब बताइए, अमित शाह देंगे आरक्षण, जेपी नड्डा देंगे, मोदी जी देंगे कि योगी जी देंगे? अभी तो यहाँ से जो प्रोसीडिंग होता है वो हुआ ही नहीं है। आगे कार्रवाई की है भाई, तो हमारा कोर्ट के माध्यम से, अगर कोर्ट की बात लेकर ही आप गृह मंत्री हो, अध्यक्ष जी और मोदी जी, योगी जी से अगर कोर्ट के डायरेक्शन के, कोर्ट के आर्डर को लेकर जाते हैं, तो कोर्ट में तो अभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो किस बात का प्रस्ताव? दूसरी बात कि आपने 21 सितंबर 2022 को ही प्रस्ताव भिजवा दिया। आप भारत समाचार के चैनल पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो भी मेरे पास है, आपको अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और ये अम्बेडकर नगर मऊ में भी कह दिए हैं कि जो 70 सालों से राजभर नहीं कर पाया, उस काम को हमने कर दिया। हम दिल्ली प्रस्ताव भिजवा दिए, आप 2 सांसद बना के भेजिए, हम यहाँ से
सदन में बहस करवा के आरजीआई के पास भेजेंगे, इनको वो भी जानकारी नहीं है। मतलब कि सांसद बना के भेजिए तो हम प्रस्ताव पारित कराएंगे, मतलब कौन है भाई ये देखिए, ये लोगों का कोई उसके बारे में देखिए एसटी आरक्षण के बारे में अध्ययन नहीं है, जानकारी नहीं है। तो अगर आप सरकार में हो तो आपकी पैरवी की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे हमारे डायरेक्शन को, ये कोर्ट का जो जागो राजभर जागो ने कोर्ट में जो मुकदमा किया है, जो रिट याचिका दाखिल किया है, उसको छोड़ दीजिए। आप अगर सरकार में हैं, आपकी सारी बातें सुनी जा रही है, तो आप सीधे सीधे प्रस्ताव भिजवा दीजिए। ये उच्च न्यायालय की बात को छोड़िए, आप ये ढकोसला करना, समाज को मूर्ख बनाना, समाज के गरीबी को बेचना, समाज को गुमराह करना, ये लोग बंद करें। अभी लगातार वीडियो वायरल होता है, कभी कभी आप ही के जाति के विधायक मंत्री भी लगातार कह देते हैं कि राजभरों को उल्टा सीधा बोल देते हैं कि बहुत दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, इस तरह का तमाम तरह का जो आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं सही भी है, गलत भी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है ना कि जिसकी आदत पहले से पड़ी होती है, उसको सामने वाला हमेशा वही अल्कोहलबाज ही दिखाई पड़ता है, मूर्ख दिखाई पड़ता है, बेवकूफ़। क्योंकि देखिए, ये लोग पढ़े लिखे अनपढ़ जिसको कहा जाए, ये लोग जितना लोग समाज को शराबी और गजेड़ी भंगेड़ी या चोर मूर्ख कहते हैं, ये लोग वही हैं। बता रहे हैं ना कि ये लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। इनको समाज का बस झंडा ढुलवाने के लिए ये लोग बोलते हैं कि जैसे नहीं होता है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, ये सब वो जोकरई वाला काम, मदारी दिखाने का काम, जिसके वजह से समाज को गुमराह करे। अभी बताइए, आप ही के जो है जाति से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर लगातार, वे अनिल राजभर भी मंत्री हैं, ये विधायक हैं, फिर वो मंत्री बनने जा रहे हैं दोबारा कैबिनेट में। और तो ये बताइए कि अभी क्या ये लोग पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई नहीं लड़ते राजभरों के लिए? अगर आज ईमानदारी से लड़ाई लड़े होते तो आज 40 सालों से ये लड़ाई चल रही है। फिर यह जागो राजभर जागो की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जागो राजभर जागो की जन्म ही नहीं होती, क्योंकि अगर समाज को हक अधिकार मिलता तो फिर हम समाज की लड़ाई क्यों कोर्ट जाके लड़ते? अभी बताइए, आप कोर्ट जा रहे हैं, ये बताइए कि वो दोनों लोग तो लड़ाई लड़ते लड़ते नेता बन गए, कहीं ऐसा हो गया कि आप भी लड़ाई लड़ते लड़ते नेता बन जाए, आप भी ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की तरफ पाए सत्ता, उसके बाद आप भी भूल जाए, कहीं आप भी तो नेतागिरी करने के ख्वाब में इनको आगे लेके आप चल रहे हैं ताकि हम भी नेता बन जाए आसानी से। हम गुमराह नहीं ना कर रहे हैं। नेता बनना तो एक अलग चीज़ है। देखिए, नेता की नीयत जब खराब हो जाती है तो अपने ऊँची विचारधारा पर, ये जागो राजभर जागो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। ये समाज के हक अधिकार का नेतृत्व कर रहा है, न कि किसी नेता का नेतृत्व कर रहा है। कितने जाति हैं, कितने जाति को आप लोग इस कैटेगरी में जोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए और कौन जाति है जो जिनके लिए आप आरक्षण की मांग करने जा रहे हैं? नहीं, ये इसमें किसी जाति के नहीं, ये भर राजभर का हमारा जो छूट गया है, हम उसको इंक्लूड कराने के लिए हैं। क्योंकि हम पहले से 3 राज्य में हम पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी एसटी में हैं। तो हमारा खुद सिंगल जाति का है। हम नेताओं की तरह झूठ बोलकर राजनीति नहीं करते हैं या समाज को गुमराह नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे 17 जाति का मामला अनुसूचित जाति वाला चल रहा था, उसमें मेरा था, हम उसमें आइए दाखिल करा के हमने उसमें अलग होने का कि आप लोग 17 जाति का नहीं 16 की बात करिए, राजभरों को निकाल दीजिए। तो ये सिंगल राजभरों की लड़ाई है, ये किसी अन्य समाज की नहीं है। तो ये बताइए कि आप हम मान ले रहे हैं, तो बताइए कि आज भी देखते हैं कि भी क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, आज भी जो है राजभर समुदाय की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उनके पास रोजगार नहीं है। इस तरह की आप लोग तो समस्या उठाते नहीं हैं, आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार अगर वो शिक्षा के से वंचित हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वे खुद सही तरीके से रह नहीं पाते, इसकी आवाज़ तो आप लोग उठा नहीं रहे, बस गुमराह कर रहे हैं कि 40 साल तक वो लड़े और नेता बन गए, हम भी 20 साल लड़ेंगे, हम भी नेता बन जाएंगे, विधायक सांसद बन के हम भी कहेंगे आप अब तुम पीछे पीछे आते रहो, झंडा फहराते रहो, हम आगे के नेतृत्व करते रहे। हमारा कोई झंडा तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि शिक्षा या गरीबी, हम उसी शिक्षा के लिए ही लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा लड़ाई सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमारा समाज आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है। इंटर के बाद आप देखे होंगे पढ़ाई भी बहुत, जो भी प्रोफेशनल डिग्री होगा या कोई भी तैयारी आप करेंगे तो महंगी पढ़ाई है। तो हमारा समाज हाई स्कूल इंटर के बाद पढ़ा नहीं पाता है। तो हमको जब संवैधानिक अधिकार मिलेगा, समाज को शिक्षा में छूट मिलेगी, व्यवस्था में छूट मिलेगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम उसके लिए आए हैं, राजनीति की कोई बात ना करें। हम मान गए कि आप सामाजिक स्तर से आए, सामाजिक सुधार करने के लिए आए, न्याय दिलाने के लिए आए। अभी भी सरकार की जितनी योजना है वो धरातल पर नहीं उतर पा रही, आप उसका विरोध नहीं कर रहे। आप सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाते। आप सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं जाते कि वहाँ पे जो व्यवस्था है चरमरा गई है, उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। बस आपके पास क्या
एसटी का ही एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा नहीं उनके लिए। आखिरकार ये जो सरकारी सुविधा है किन के लिए है? क्या अमीरों के लिए है कि आप ही जैसे लोग के लिए, हमारे जैसे लोग के लिए है? देखिए, पहली बात वही कहा गया कि पहले अपना घर देखे तब दूसरे के बात देखे। पहले मैं खुद नहीं सही हूँ तो दूसरे का विरोध क्यों करूँ? क्योंकि हम उस लायक ही नहीं हैं कि हमको वो सुविधाएं अवेलेबल हो पाए। लेकिन बगल में गांव में स्कूल में तो जा सकते हैं ना आप, वहाँ पे कम से कम एडमिशन तो करा सकते हैं बच्चों का, लेकिन आप तो ये लोग कर नहीं रहे। आप लोग क्या नेता लोग कर ही नहीं रहे, आप लोग कर ही नहीं रहे, तो आखिरकार उनका उद्धार कैसे हो? भाई देखिए, ये मेरा ही मुद्दा है नहीं, ये मेरे ही समाज का मामला नहीं है, या मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मैं एक लड़ाई लेकर चला हूँ, मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं नहीं है कि हम चले सरकार से भी लड़ें, समाज से भी लड़े, नेता से भी लड़े। ये करने हम नहीं आए हैं ना। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम, हमने आपसे कहा कि मेरा पहली बात कि पहले मैं अपने को मजबूत हूँ, जब हमारा समाज धीरे से मजबूत होगा, उसके हक अधिकार की बात कर। रही बात शिक्षा की जो कर रहे हैं, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा प्राइमरी में राजभर के बच्चे ही जाते हैं, आप जाके पता लगा लीजिए। प्राइमरी की ही स्थिति चरमरा गई है, वहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था एकदम 0 सन्नाटा है। लेकिन आप लोग कभी स्कूल में जाते हैं, कभी वहाँ के टीचर से मिलते हैं, क्या सुविधा दी जा रही है उनको, किस तरह का शिक्षा हो रहा है वहाँ पे, किस तरह की पढ़ाई लिखाई दीक्षा शिक्षा हो रही है सब? आप आइए कभी मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ स्कूल पे जाता हूँ, मेरे यहाँ हेड मास्टर है, उनसे भी बात करता हूँ। अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, उनको आप जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि ये काम छोड़ो, ये काम करो, पढ़ाई लिखाई के प्रति लेकर कभी आप जागरूक करते हैं? आखिरकार इंटर तक क्यों इंटर में सिमट जाते हैं? अरे भाई, जब हम करें, आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत नहीं होगी, और बताओ रिक्शा चलाने वाला MSc BSc और IIT या MBBS करवा पाएगा? 24 लाख MBBS का फीस है भैया, तो राजभर समाज 24 लाख तो कमा के वो पूरी उम्र नहीं कमा पाएगा। तो हम इसीलिए सोचे हैं ना कि जो 4 लाख में MBBS होगा, जिस दिन ST में हमारा समाज आएगा, उस दिन हम 4 लाख MBBS में हमारा एडमिशन होगा। तो हम उसके लिए हैं। हमारी जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक अधिकार तो दिला लूँ, मैं हज़ारों अधिकार की बात क्यों करूँ? मैं अधिकार दिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप अपने समाज को जागरूक क्यों नहीं कर पा रहा है। आप लोग बीच में से उठे, उसी समाज के बीच में से उठे हैं, उसी समाज के बीच में से उठने से कोई मंत्री हो जा रहा है, कोई विधायक हो जा रहा है, कोई संगठन का अध्यक्ष हो जा रहा है, कोई सचिव हो जा रहा है, उसके बावजूद भी भला नहीं हो पा रहा है समाज। कहीं ऐसा नहीं है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम तुम्हारे लिए करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, पता चला कि कागजों में तो बन गया लेकिन हकीकत में बना ही नहीं। वही हालत आप लोग की है। देखिए, आप फिर वही हम करें, आप हमको इंगित मत करिए कहीं, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और है, आप हमको ले जा रहे हैं कहीं और। हम वहाँ जाने के लिए अभी बाध्य हैं, अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा काम ही उन्हीं से है। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दोनों को दोनों झूठा नेता हैं। एक कटी मेमोरियल में रैली करके समाज को अक्षर दिला रहा था, और एक अपना पार्टी बना के पूर्वांचल राज्य अक्षर दिला रहे थे। ये दोनों लोग मिले जुले चट्टा बट्टा हैं, है ना। एक ही थाल के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये सामने से एक दूसरे को नकली असली करते हैं, अंदर ये सब अंदर खाने में एक हैं। ये लोग समाज को बेचने के लिए पैदा हुए हैं। ये समाज को न्याय अधिकार की बात नहीं करते, बस ये मंच से कहते हैं कि हम समाज को अधिकार दिलाने आए हैं। अधिकार वो समाज को दिलाने नहीं है, वो अपने लिए आए हैं। सर ये बताइए कि आप काफ़ी आपकी उम्र भी हो गई है, आपने राजनीति में तजुर्बा देखा होगा, तजुर्बा लिया होगा और राजनीति को बदलते हुए देखा होगा। जो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर आए, वो भी अब एक ऊपर से ही नीचे से ही ऊपर आए, तो इसमें उन लोगों का क्या योगदान रहा? देखिए, जैसे कि हमारे सचिव महोदय ने बताए कि अनिल राजभर हूँ या ओम प्रकाश राजभर हूँ, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं, आप पूछ ही लिए तो मैं थोड़ी सी इन लोगों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों के बारे में ज़रा भी अनुसूचित जनजाति, जिसे ST कहा जाता है, ये ST के बारे में लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे अभी सचिव महोदय ने बहुत बोले कि हम ST कैटेगरी में जाएं न जाएं, इसके लिए हम जो है कोर्ट में गए हैं। वो तो एकदम सीधे जो है वो दे दिए हैं कि हम जो है कि ये अपना जो है कि प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। जब जिसको ये नहीं मालूम कि हमारा प्रस्ताव कब जाएगा, जब हम क्लियर हो जाएंगे कि हम ST में जाने लायक हैं, तब ना प्रस्ताव भेजेंगे। इसी क्लियर के लिए तो हम लोग कोर्ट में गए हैं। दूसरी बात रही, ये अगर विधानसभा में बैठे हैं लोग, तो ये डायरेक्ट रूप में जो है सदन में पास करवा सकते थे, विधानमंडल में पास करवा सकते थे, पास करवा के जो है संसद में भेज सकते थे। क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। तो अगर इनको आरक्षण की
के बारे में अगर उनको कुछ कहना था तो निश्चित रूप में आप ये सोच लीजिए कि अपने तरफ से ये प्रस्ताव भेज करके सदन में रखे होते और विधानमंडल में इसको पेश करवा करके पास करा करके सीधे संसद में भेज दिए होते तो उस पर कार्रवाई होती। क्योंकि कहा गया है, ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ हम अगर प्रस्ताव भेजेंगे तो कोर्ट में और जो संसद में जाएगा वो तो पास तो हो ही जाएगा। अगर एक रास्ता तो बहुत अच्छा था ना। उनकी मंशा नहीं है। क्यों, कैसे नहीं, एकदम टोटल मंशा नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट के बारे में ये कहते हैं कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो भाई एक नियमतः लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमें जो है कि अगर सरकार ये बोलता है, हाई कोर्ट कहता है कि ये लोग जाने लायक हैं तो वही कोर्ट के निर्देश पर हम जो है सरकार में जाएंगे। आप 40 सालों से जो है कि आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है, आपके समाज के लोग लड़ रहे हैं, तो इन 40 सालों के बीच में क्या क्या बदलाव आया? आज भी देखते हैं राजभर समुदाय के जहाँ थे वहीं पे हैं अभी तक। नहीं, 40 साल में कोई लड़ाई शुद्ध रूप से कोई नहीं लड़ा। जैसे कि अभी सचिव महोदय ने बोले कि कोई लड़ाई हमारे नेता लोग जो है अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़े, जबकि अनुसूचित जाति की कैटेगरी में हम लोग नहीं हैं। हम लोग जो है देख उसका अपने खोज किए तो उसमें जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले कैटेगरी में है। तो अगर सही रूप से हमारे नेता पहले लड़ाई नहीं लड़े हैं तो उनको जानकारी नहीं थी। जी आपका क्या अपना परिचय बता दीजिए। मैं पारसनाथ राजभर, मैं 2 बार यहाँ से एमएलए का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। आप ही जिस सेक्टर में यहाँ खड़ा है, यही चिरई गांव विधानसभा से 96 में मैं चुनाव लड़ा था। बहुत थोड़ा सा वोट से चुनाव हारा था। मैं अपना दल से प्रत्याशी था। और सेकंड जो है दूसरा जो है सैदपुर के नाम से जो आज अजगरा विधानसभा के नाम से जाना जाता है, 2004 में बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें भी डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने मुझे प्रत्याशी बनाया था उपचुनाव में। अभी देखिए इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जागो राजभर जागो के जो है कि पदाधिकारी हम मौजूद है, सचिव मौजूद हैं। लगातार ये लोग अपने समाज को कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के नेता जो है लाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि इनकी कामयाबी कहाँ तक जाती है और इन्हें इनके समाज के लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।